दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर आपकी हर घड़ी, हर मिनट टाइम की टिक टिक से बंधी हो और अचानक एक दिन वो पूरी दुनिया आपसे छिन जाए, तो क्या बचेगा? कोई घड़ी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ़ आप, एक खाली समंदर और एक टापू जहाँ कोई और नहीं आता। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी फ़िल्म जो सिर्फ़ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हर सेकंड को पैसे और डेडलाइन में तोलता था, और किस्मत उसे ऐसी जगह ले जाती है जहाँ समय का कोई मतलब ही नहीं बचता। फिल्म का नाम है कास्टअवे, यानी एक ऐसा इंसान जिसे किस्मत ने बीच समंदर में फेंक दिया। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इतना समझ लीजिए, हम फिल्म को सिर्फ सुनाते नहीं, उसके पीछे छिपी हुई सोच को भी समझाते। तो चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं इस सफर को, और वादा करता हूँ आखिर तक आपको एक ऐसा सवाल मिलेगा जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। कहानी का हीरो है चक नॉलैंड। उम्र करीब 30-35 साल। काम करता है फेडेक्स कंपनी में, यानी वो कंपनी जो दुनिया भर में पार्सल और सामान समय पर पहुंचाने का काम करती है। और चक कोई आम कर्मचारी नहीं है, वो कंपनी का सबसे भरोसेमंद अफसर है। उसका काम है दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर जहां भी फेडेक्स का सिस्टम बिगड़ा हो उसे ठीक करना। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक पार्सल का सफर टेक्सास के एक छोटे से गांव से निकलकर हवाई जहाजों से होते हुए रूस के एक शहर। यहीं से डायरेक्टर हमें दिखाना चाहता है कि यह कंपनी कितनी बड़ी मशीन है। हजारों हजारों पार्सल हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा है, और इसी मशीन के बीचों बीच खड़ा है चक, जो इस सिस्टम को और तेज और सही बनाने की कोशिश में लगा रहता है। चक रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचता है, जहां का दफ्तर बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। पार्सल समय पर नहीं पहुंचते, स्टाफ को कोई अनुशासन नहीं, लोग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। चक अपने अंदाज में सबको समझाता है, हम सब एक हाथ की तरह हैं। अगर एक उंगली कमजोर है तो पूरा हाथ कमजोर है, लेकिन जब सारी उंगलियां साथ मिलती हैं तो ताकत बनती है। यह लाइन बहुत मायने रखती है, क्योंकि आगे चलकर चक की पूरी दुनिया इसी टीम वर्क और साथ की कमी से बदल जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी तक चक की जिंदगी में सिर्फ एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, समय। वो हर जगह घड़ी देखता है। हवाई जहाज में सोते हुए भी उसका दिमाग हिसाब लगा रहा होता है कि अगली फ्लाइट कब है। उसकी गर्लफ्रेंड के लिए उससे प्यार करती है, लेकिन चक के पास उसके लिए भी पूरा समय नहीं है। वो उससे शादी की बात टालता रहता है, कहता है अभी नहीं, थोड़ा समय दो। फिल्म में चक का एक बॉस है स्टैन, जो उसका पुराना दोस्त भी है। दोनों की एक बातचीत बहुत दिलचस्प है। स्टैन कहता है जिंदगी में कभी भी सब कुछ 100% सही नहीं होता, कभी 60 से 40 होता है, कभी 51 से 49। बस रिस्क लेकर आगे बढ़ जाओ। चक हंसकर टाल देता है, क्योंकि उसका मिजाज अलग है। वो हर चीज को ठीक ठाक हिसाब किताब से करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यही बातचीत आगे चलकर बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि टापू पर चक को हर पल यही 60 से 40 वाला रिस्क लेना पड़ेगा, बिना किसी गारंटी। यह छोटी सी बातचीत डायरेक्टर ने जानबूझकर रखी है, ताकि हमें आगे आने वाली कहानी का इशारा मिल सके। एक इंसान जो पूरी जिंदगी कंट्रोल और प्लानिंग में यकीन रखता था, उसे अब एक ऐसी जगह भेजा जाने वाला है जहां कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं होगा। क्रिसमस से पहले चक वापस घर आता है। केली उसे एक पिल्ला गिफ्ट करती है और बदले में चक उसे एक सूटकेस देता है, यात्रा के लिए काम आएगा कहकर। लेकिन केली को यह गिफ्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है जैसे चक कह रहा हो तुम बस यात्रा के लिए हो, साथ रहने के लिए नहीं। वो नाराज हो जाती है, कहती है मुझे अंगूठी चाहिए थी, शादी की अंगूठी। ठीक इसी पल चक का पेजर बजता है, कंपनी से बुलावा आता है, और चक, जो अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने ही वाला था, फिर से काम पर निकल जाता है। जब वो वापस लौटता है तो देखता है केली ने क्रिसमस ट्री और सारे गिफ्ट जला दिए हैं गुस्से में। यह सीन बहुत छोटा है, लेकिन इसमें फिल्म की पूरी थीम छिपी है। चक हमेशा अभी नहीं बाद में कहता रहता है, और उसे नहीं पता कि किस्मत उससे यह बाद में वाला मौका हमेशा के लिए छीन लेने वाली है। अगली सुबह चक फिर एक इमरजेंसी काम पर निकलता है। मलेशिया जाना है एक हफ्ते के लिए। केली उसे रोकना चाहती है, लेकिन रोक नहीं पाती। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, और चक वादा करता है एक हफ्ता, बस एक हफ्ता। दोस्तों, यह वादा वो कभी उस तरह पूरा नहीं कर पाएगा जैसा उसने सोचा था। चक कंपनी के मालवाहक जहाज में सवार होता है। रोज की तरह वो नींद की गोली खाता है, हेडफोन लगाता है और सो जाता है। लेकिन इस बार आसमान में एक तूफान इंतजार कर रहा है। अचानक जहाज जोर से हिलने लगता है, अलार्म बजते हैं, पायलट कंट्रोल खो रहे हैं। चक नींद से जागता है, लेकिन दवा के असर में वो ठीक से हिल भी नहीं पाता। जहाज में रखा एक भारी कंटेनर टूटकर उससे टकराता है और चक बेहोश हो जाता है। समंदर में गिरने से पहले जहाज में आग लग चुकी होती है, धुआं भर चुका होता है, और हर तरफ अफरा तफरी है। जहाज समंदर में गिरता है, एक जीवन रक्षक नाव किसी तरह पानी में उतरती है, और उसी में बेहोश पड़ा है चक। बाहर तूफान अपने पूरे जोर पर है। दोस्तों, यह सीन फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि डायरेक्टर हमें कैमरे से बिल्कुल चक की नज़र से दिखाता है, धुंधला, हिलता हुआ, समझ ना आने वाला। हम भी उतने ही डरे हुए हैं जितना चक। अगली सुबह लहरें एक टापू के किनारे एक इंसान को फेंकती हैं। वो बेहोश है, कपड़े फटे हैं, जीवन जैकेट पहने हुए। वो चक है। वो उठता है, पानी की उल्टी करता है और हैरान होकर चारों तरफ देखता है। उसकी पहली हरकत क्या है? वो अपनी घड़ी देखता है। दोस्तों सोचिए, अभी अभी वो मौत के मुंह से बचा है, और उसका दिमाग अब भी समय पूछ रहा है। यही तो है उसकी पूरी पहचान। जहाज में बैठने से पहले चक होटल के कमरे से केली को फोन लगाता है।
लेकिन कॉल नहीं लग पाती। आंसरिंग मशीन पर सिर्फ उसकी आवाज़ आती है। चक मशीन पर मैसेज छोड़ता है, मुझे रूस जाना पड़ा, माफ़ करना, हम मार्च में समंदर की सैर पर चलेंगे, वादा है। फिर हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दोस्तों गौर कीजिए, चक आई लव यू कहते कहते रुक जाता है और सिर्फ याद आ रही है कह पाता है। यह छोटी सी झिझक हमें बताती है कि चक भावनाएं जताने में कितना कमजोर है। वो प्यार करता है लेकिन उसे शब्दों में बांधना उसके लिए मुश्किल है। यही झिझक आगे चलकर उसे कितना तड़पाएगी, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। चक टापू पर चलना शुरू करता है। किनारे पर उसे फेडेक्स के कई पार्सल मिलते हैं जो शायद जहाज से बहकर आए हैं। वो उन्हें इकट्ठा करता है और इंतजार करता है। उसे यकीन है कोई बचाने आएगा। वो इतने सालों से एक सिस्टम में जिया है जहाँ हर चीज समय पर होती है, तो उसे लगता है यहाँ भी कोई तय समय पर मदद पहुंच जाएगी। पहली रात वो डर के मारे जागता रहता है। जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। वो एक पत्थर और एक लकड़ी उठाकर अपनी रक्षा के लिए तैयार खड़ा रहता है। यह वो पल है जब एक शहरी सूट पहनने वाला अफसर धीरे धीरे एक जंगली इंसान में बदलना शुरू करता है। दिन बीतते हैं, कोई नहीं आता। अब चक को प्यास लगती है। वो नारियल तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे तरीका नहीं आता। बहुत मशक्कत के बाद गलती से एक पत्थर उसकी उंगली काट देता है और उसे एहसास होता है कि टूटे हुए पत्थर की धार तेज होती है। यहीं से वो अपना पहला हथियार बनाता है, एक पत्थर का चाकू। दोस्तों यह वही तरीका है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने खोजा था। फिल्म हमें बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक आधुनिक इंसान जब सारी सुविधा छिन जाती है तो वापस उसी पुराने रास्ते चलने को मजबूर हो जाता है। कुछ दिनों बाद रात में समंदर की लहरों पर कुछ तैरता हुआ दिखता है। चक पास जाकर देखता है तो पता चलता है यह जहाज के एक पायलट की लाश है। वो उसे किनारे तक खींचकर लाता है और अपने हाथों से एक गड्ढा खोदकर उसे दफनाता है। यह सीन बहुत भारी है क्योंकि इसी पल चक को एहसास होता है यह मैं भी हो सकता था। अब चक अकेला है, पूरी तरह अकेला। कोई और इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट। जब चक थोड़ा होश में आता है वो टापू की ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाता है। उसे दिखता है एक तरफ घना जंगल, एक तरफ ऊंची चट्टानें और चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर। कोई नाव नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई निशान नहीं जो बताए कि यहाँ पहले कोई आया हो। वो समझ जाता है ना यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है ना यहाँ आने का। यह पल बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से चक की मानसिक हालत साफ दिखती है। यह बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा है, वो खुद से कहता है। लेकिन डरने के बावजूद वो हार नहीं मानता। वो नीचे उतरकर फिर से किनारे की तरफ बढ़ता है क्योंकि जीने की जिद अब भी उसके अंदर जिंदा है। चक बैठकर हिसाब लगाता है। अगर बचाने वाली टीम को उसकी लोकेशन का अंदाजा भी हो तो भी वो इलाका इतना बड़ा है कि उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। वो खुद अपने आप से कहता है, टेक्सास से 3 गुना बड़ा इलाका कोई कैसे ढूंढेगा मुझे। यह सुनकर वो थोड़ी देर के लिए टूट जाता है लेकिन फिर खुद को समझाता है कोई तो आएगा। दोस्तों यहीं से फिल्म एक गहरी बात कहती है, इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल हालत में हो, उम्मीद का एक धागा हमेशा पकड़े रहता है और यही धागा उसे जिंदा रखता है। अब चक की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, आग जलाना। वो लकड़ियां रगड़ता है, घंटों मेहनत करता है, हाथ छिल जाते हैं, फिर भी आग नहीं जलती। वो गुस्से में चिल्लाता है, हार मान लेता है, लेकिन अगले दिन फिर कोशिश करता है। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद धुआं उठता है, फिर एक छोटी सी चिंगारी दिखती है। चक बहुत ध्यान से उस चिंगारी को हवा देता है और आखिरकार आग जल उठती है। इस पल में चक इतना खुश होता है कि वो नाचने लगता है, गाना गाता है, जोर जोर से चिल्लाता है। दोस्तों सोचिए, जो इंसान कभी हवाई जहाजों में उड़ता था, बड़े बड़े दफ्तरों में मीटिंग करता था, आज सिर्फ एक आग जलाकर इतना खुश है। यह हमें सिखाता है कि खुशी असल में बहुत छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, बस हम उसे भूल चुके होते हैं। फिल्म अब एक बड़ी छलांग लगाती है, सीधा 4 साल आगे। अब चक बिल्कुल बदल गया है। बाल लंबे, शरीर दुबला और मजबूत, चेहरे पर दाढ़ी, हाथों में मछली पकड़ने का भाला। अब वो एक माहिर शिकारी बन चुका है जो एक ही बार में मछली पकड़ लेता है। अब उसकी एक गुफा है जहाँ उसने सलीके से सब कुछ सजाया हुआ है, सूखी मछलियाँ, हथियार, बर्तन, सब कुछ करीने से रखा हुआ। यहाँ फिल्म हमें एक बहुत खूबसूरत बात दिखाती है, इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल जगह पर क्यों ना फंस जाए, वो अपने चारों तरफ एक व्यवस्था, एक सिस्टम बना ही लेता है। चक का पुराना काम भी यही था, सिस्टम बनाना। यहाँ भी उसने वही किया, बस औजार बदल गए। चक पेड़ की छाल पर पत्थर से निशान बनाता है, हर बीते दिन के लिए एक निशान। यह उसका कैलेंडर है, समय गिनने का उसका आखिरी सहारा। एक दिन जब उसे लगता है कि दूर एक जहाज या बादल दिख रहा है और वो निकल जाता है, तो गुस्से में वापस आकर वो पूरे कैलेंडर को चाकू से काट डालता है, अपनी गिनती मिटा देता है। इस पल में उसका धैर्य टूट जाता है क्योंकि उम्मीद बार बार जगकर बार बार टूटती है और यह किसी भी इंसान को पागल कर सकता है। दोस्तों यह सीन हमें सिखाता है कि उम्मीद रखना जितना जरूरी है, बार बार टूटती उम्मीद उतनी ही तकलीफदेह होती है। कई बार इंसान थक कर उम्मीद करना ही बंद कर देना चाहता है क्योंकि टूटने का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी चक अगले दिन फिर से जीने की कोशिश शुरू कर देता है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे मशहूर किरदार की, विल्सन। जब चक ने पहली बार बाकी पार्सल खोले थे, उसमें एक वॉलीबॉल भी था जिस पर कंपनी का नाम लिखा था, विल्सन। एक बार जब चक का हाथ जख्मी होकर खून बहाता है तो गलती से उस गेंद पर खून का एक निशान बन जाता है जो बिल्कुल एक चेहरे जैसा दिखता है।
चक उस निशान को आंखें, नाक और मुंह का आकार देकर एक चेहरा बना देता है और धीरे धीरे अकेलेपन में वो उस गेंद से बातें करना शुरू कर देता है। वो उसका नाम रखता है विल्सन। दोस्तों, यह सीन मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन असल में यह इंसानी दिमाग की सबसे गहरी सच्चाई दिखाता है। इंसान को अकेला रहना बर्दाश्त नहीं होता। अगर सामने कोई इंसान नहीं है तो दिमाग खुद ही एक साथी गढ़ लेता है। चक विल्सन से लड़ता है, विल्सन से माफी मांगता है, विल्सन को दिखाता है वो क्या क्या करने वाला है। यह उसकी अकेली दुनिया में इंसानियत को बचाए रखने का तरीका बन जाता है। एक दिन चक की चप्पल टूट जाती है और वो एक चट्टान से गिर जाता है। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, घाव में इन्फेक्शन फैलने लगता है, बुखार चढ़ जाता है। चक बहुत बीमार हो जाता है, लगभग मौत के करीब पहुंच जाता है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है। ठीक होने के कुछ समय बाद चक एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होता है। नीचे तेज लहरें पत्थरों से टकरा रही होती हैं। वो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ता है, दोनों हाथ छोड़ देता है जैसे कूदने वाला हो। ठीक उसी पल उसका पैर फिसलता है और वो लगभग गिर ही जाता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को बचा लेता है। यह सीन बहुत गहरा है दोस्तों। यह साफ नहीं दिखाया जाता कि चक जानबूझकर कूदने वाला था या नहीं, लेकिन इशारा साफ है, वो टूट चुका था। इतना टूट चुका था कि शायद हार मानने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब असल में मौत सामने आती है तो उसके अंदर का जीने का जज्बा जाग उठता है और वो कहता है, बस पकड़े रहो, बस पकड़े रहो। चक अब अपनी गुफा की दीवारों पर पेंटिंग बनाने लगता है। अपने हाथ को रंग में डुबोकर दीवार पर छाप बनाता है। यह उसका तरीका है खुद को जिंदा और इंसान महसूस कराने का। मैं यहाँ था, मैं मौजूद हूँ, मेरा कोई मतलब है। इसी दौरान वो उस पार्सल को खोलता है जिस पर परियों के पंखों की तस्वीर बनी थी, वही पार्सल जो शुरुआत में हमें दिखाया गया था। उसमें से एक चिट्ठी निकलती है जो एक औरत ने अपने पति को लिखी थी, उसे वापस घर बुलाने के लिए। चक उस चिट्ठी को पढ़कर भावुक हो जाता है और सोचता है, बेचारा, उसे यह चिट्ठी कभी मिली ही नहीं। वो उस पार्सल को नहीं खोलता आगे, बल्कि संभाल कर रख देता है। शायद उसे लगता है कि किसी दिन वो इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। एक दिन किनारे पर चक को 2 बड़े लोहे के ड्रम मिलते हैं जो समंदर में बहते हुए आए हैं। यही वो चीज है जिसकी उसे तलाश थी, कुछ ऐसा जो उसकी राफ्ट यानी बेड़े को तैरते रहने में मदद करे। चक अब पूरी योजना बनाता है। वो अपने पुराने टूटे राफ्ट को फिर से जोड़ता है, ड्रम बांधता है, कपड़ों को सिलकर पाल बनाता है, वीडियो टेप को रस्सी की तरह बुनता है। वो अपनी गुफा की दीवार पर लिखता है, अगर मैं वापस नहीं आया तो जान लो यहाँ चक नॉलैंड 4 साल रहा। मैंने ये तस्वीरें बनाई, ये निशान बनाए, और फिर मैंने अपनी किस्मत अपने हाथों में ली। दोस्तों, यह लाइन पूरी फिल्म की आत्मा है। मैंने अपनी किस्मत अपने हाथों में ली। 4 साल इंतजार करने के बाद चक समझ जाता है कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा, उसे खुद अपने लिए लड़ना होगा। चक राफ्ट लेकर निकल पड़ता है, विल्सन को साथ ले। शुरुआत में लहरें बहुत खतरनाक होती हैं। बड़े बड़े पत्थरों से राफ्ट टकराता है, सामान बिखर जाता है, लेकिन आखिरकार वो खुले समंदर में निकल आता है। अब हफ्तों तक समंदर में भटकना शुरू होता है। यहाँ फिल्म एक अनोखा तरीका अपनाती है। चक के अंदर के 2 हिस्से आपस में बात करने लगते हैं, जैसे उसके अंदर 2 इंसान बस गए हों। एक हिस्सा हार मानने को कहता है, बस लेट जाओ, समंदर बहुत आरामदायक है, सो जाओ। और दूसरा हिस्सा लड़ने को कहता है, मुझसे कुछ वादे निभाने हैं, मुझे अभी सोना नहीं है। दोस्तों, ये असल जिंदगी की जंग है ना। जब हम बहुत थक जाते हैं, टूट जाते हैं, तब हमारे अंदर भी यही 2 आवाजें लड़ती हैं। एक जो कहती है हार मान लो, और एक जो कहती है डटे रहो। फिल्म इस लड़ाई को बहुत ईमानदारी से दिखाती है, बिना किसी दिखावे के। प्यास से बेहाल चक अपना ही पानी वापस उल्टी करके फिर से पी जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं। एक मछली को मारते हुए वो रो पड़ता है और माफी मांगता है, फिर भी उसे खा जाता है क्योंकि जिंदा रहना जरूरी है। एक बड़ी व्हेल मछली उसकी राफ्ट के बगल में आकर तैरती है और चक उसे छूता है, उससे बात करता है जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। एक तूफान आता है, समंदर उथल पुथल हो जाता है, बिजली कड़कती है, लेकिन चक किसी तरह बच निकलता है। और फिर आता है फिल्म का सबसे दुखद पल। एक बड़ी लहर राफ्ट से टकराती है और विल्सन पानी में गिरकर बहने लगता है। चक हैरान होकर देखता है, फिर तुरंत समंदर में कूद पड़ता है उसे बचाने के लिए। वो तैरता है, हाथ बढ़ाता है, लेकिन हर बार विल्सन थोड़ा और दूर बहता जाता है। चक बहुत कमजोर हो चुका है, ज्यादा देर तैर नहीं सकता। उसे फैसला लेना पड़ता है, हाइफन विल्सन के पीछे जाए या अपनी राफ्ट की तरफ वापस लौटे, जो उसकी जिंदा रहने की एकमात्र उम्मीद है। मजबूरी में वो राफ्ट की तरफ मुड़ जाता है और विल्सन को समंदर की लहरों में खोता हुआ देखता रहता है। चक फूट फूट कर रोता है, विल्सन, विल्सन, वो चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दोस्तों, यह गेंद के खोने का दुख नहीं है, यह उस आखिरी साथी के खोने का दुख है जिसने चक को 4 साल तक अकेलेपन में पागल होने से बचाया था। जो लोग सिनेमा हॉल में यह सीन देखते थे वो भी रो पड़ते थे, सिर्फ एक गेंद के लिए। यही है फिल्म की ताकत। समंदर में भटकते हुए चक इतना कमजोर हो चुका होता है कि उसे लगने लगता है वो मरने वाला है। रात में उसे दूर एक जहाज की रोशनी दिखती है, वो चिल्लाता है, हाथ हिलाता है, लेकिन जहाज की लहर से उसकी राफ्ट पलट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। अंधेरे में वो अपनी राफ्ट को ढूंढ नहीं पाता, बुरी तरह घबरा जाता है। आखिरकार उसे मरी हुई मछली की चमक दिखती है, जो अंधेरे में हल्की सी रोशनी छोड़ रही होती है, और उसी रोशनी के सहारे वो वापस अपनी राफ्ट तक पहुंचता है। दोस्तों, इस पूरे सफर में जो गुडचक और बैडचक की आपस की बातचीत हम देखते हैं, वो असल में हर इंसान के अंदर होने वाली जंग को दिखाती है। जब हम बहुत थके होते हैं, टूट चुके होते हैं,
तब एक आवाज़ कहती है, बस बंद करो, आराम कर लो, और दूसरी आवाज़ कहती है, नहीं अभी नहीं, थोड़ा और चलना है। चक की यह लड़ाई हमें दिखाती है कि हिम्मत कोई एक बार का फैसला नहीं है, यह हर पल का, हर सांस का फैसला है। चक अब लगभग हार मान चुका होता है, कमजोरी से जूझ रहा होता है, जब अचानक उसे एक बड़ा जहाज अपनी तरफ आता दिखता है। इस बार वो जहाज रुक जाता है, चक को बचा लिया जाता है। अस्पताल में जब डॉक्टर उसकी जांच करता है तो चक हर बात पर हंसता रहता है, थोड़ा अजीब तरीके से। डॉक्टर समझाता है कि शरीर और दिमाग की उस हालत का असर है जो लंबे अकेलेपन और भूख से आती है। चक खुद कहता है, मैं इतना खुश हूँ कि जिंदा हूँ, बस मुझे यहाँ से निकलना है। चक वापस अपनी दुनिया में लौटता है। कंपनी उसका शानदार स्वागत करती है, पूरा दफ्तर उसके लिए रुक जाता है, तालियां बजती हैं। लेकिन चक की नज़रों में हम देख सकते हैं कि यह सब कुछ उसे अजीब लग रहा है। बहुत शोर, बहुत तेजी, बहुत भीड़, और फिर आता है वो पल जिसका डर हर दर्शक को शुरू से था। चक केली से मिलने जाता है। पता चलता है कि केली ने उसे मरा हुआ मान लिया था, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, और अब उसकी शादी हो चुकी है, एक छोटी बेटी भी है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, रोते हैं। केली कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चक कहता है, अगर मुझे पता होता तुम जिंदा हो, मैं भी वही करता जो तुमने किया। यह सीन बहुत दर्द भरा है, क्योंकि यहाँ कोई गलत नहीं है। ना केली ने कुछ गलत किया, ना चक ने। बस किस्मत ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया, और अब वापस मिलना नामुमकिन है। केली अपने पति के पास लौट जाती है। चक अकेला अपने राफ्ट के पास खड़ा रहता है, जो अब किनारे पर रखा है, एक याद की तरह। चक के पास अब भी वो एक पार्सल बचा है जिस पर परियों के पंख बने हैं। वह उसे उसकी असली मालकिन तक पहुंचाने निकल पड़ता है, साइकिल पर सवार होकर, अकेले, एक साधारण फेडेक्स वर्दी में। वो औरत को पार्सल देता है। वो औरत जो अब एक अलग जिंदगी जी रही है, नई शादी कर चुकी है, हैरान होकर देखती है कि इतने सालों बाद भी यह पार्सल सही सलामत पहुंचा है। चक उसे बताता है कि उसने इस पार्सल को अपनी सबसे मुश्किल घड़ी में अपने पास रखा था, और ये उसे हिम्मत देता रहा। औरत चक से कहती है, तुम एक बहुत खास इंसान हो, तुमने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, यह सीन दिखाता है कि चक अब भी वही इंसान है जो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 साल के अकेलेपन ने उसे तोड़ा जरूर, लेकिन उसकी नीयत नहीं बदली। फिल्म के आखिर में चक एक सुनसान सड़क के चौराहे पर खड़ा है। चारों तरफ रास्ते जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में। कैमरा दूर जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह अंत जानबूझकर खुला रखा गया है। डायरेक्टर हमें साफ जवाब नहीं देता कि चक अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि असली संदेश यह नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, बल्कि यह है कि अब उसके सामने रास्ते खुले हैं, चुनने की आज़ादी है। टापू पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई चुनाव नहीं था, अब उसके पास हर रास्ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे गहरी सीख की। पूरी फिल्म में एक लाइन है जो चक कहता है, तुम जीतते नहीं हो, तुम हारते नहीं हो, तुम जीतते भी हो और हारते भी हो। यही है जिंदगी की असली सच्चाई। हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। चक ने जिंदगी पाई, लेकिन केली को हमेशा के लिए खो दिया। उसने आग जलाना सीखा, लेकिन विल्सन को खो दिया। हर जीत के साथ एक कीमत जुड़ी होती है। दूसरी बड़ी सीख यह है कि इंसान को इंसान की जरूरत होती है। चक जितना भी ताकतवर बना, जितना भी माहिर शिकारी बना, फिर भी उसे एक साथी चाहिए था, चाहे वो एक गेंद ही क्यों ना हो। फिर हम अकेले रहने के लिए नहीं बने। तीसरी सीख है कि समय की असली कीमत तब समझ आती है जब वो हाथ से निकल जाए। चक अपनी पूरी जिंदगी घड़ी देखते हुए बिताता था, हमेशा जल्दी में, हमेशा भागते हुए। लेकिन टापू पर जहाँ समय का कोई मतलब नहीं था, उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों के लिए वो समय नहीं निकाल पाया, वही असल में सबसे ज्यादा मायने रखते थे। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी गहराई में जाते हैं। विल्सन सिर्फ एक गेंद नहीं है, वो एक प्रतीक है। इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि उसे बात करने के लिए, अपने विचार बाहर निकालने के लिए सामने वाले की जरूरत होती है। जब कोई इंसान आसपास नहीं होता तो दिमाग खुद ही एक चेहरा गढ़ लेता है, ताकि अकेलापन बर्दाश्त किया जा सके। मनोविज्ञान में इसे एक आम इंसानी बर्ताव माना जाता है। अकेले लोग अक्सर किसी चीज को इंसानी शक्ल देकर उससे बातें करने लगते हैं, चाहे वो एक तस्वीर हो, एक पौधा हो, या एक गेंद। विल्सन के खोने का सीन इसलिए इतना असरदार है क्योंकि दर्शक जानते हैं कि यह सिर्फ एक गेंद नहीं थी, यह चक की आखिरी उम्मीद, उसका आखिरी सहारा था। जब वो सहारा भी हाथ से निकल जाता है तो हमें भी वैसा ही खालीपन महसूस होता है जैसा चक को हो रहा होता है। दोस्तों, इस फिल्म को बने हुए 2 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी लोग आज भी इसे उतने ही प्यार से देखते हैं। इसकी वजह यह है कि यह फिल्म किसी सुपर हीरो की कहानी नहीं है। इसमें कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं। एक आम इंसान जो हम में से किसी जैसा भी हो सकता है, अपनी पूरी हिम्मत और जिद के दम पर हालात से लड़ता है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा बिना किसी बड़े संवाद के चलता है। सिर्फ एक इंसान का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मेहनत। यही वजह है कि दुनिया भर के दर्शक, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, इस कहानी से जुड़ पाते हैं। दर्द, डर, उम्मीद और हिम्मत, ये इंसानी भावनाएं किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी कहानी कास्टअवे की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने खुद को खोकर फिर से खुद को बनाया। एक ऐसी फिल्म जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीजें अक्सर वो होती हैं जिन्हें हम बाद में देख लेंगे कहकर टाल देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट में जरूर बताइए अगर आप कभी चक की जगह होते तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा याद आती। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।